आज मैं आपको साल 2015 में रिलीज हुई टेल ऑफ टेल्स फिल्म की कहानी बताने जा रही हूँ। फिल्म को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रथम भाग लॉन्ग ट्रेलिस नामक राज्य के राजा और रानी के इर्द गिर्द पहली कथा है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये कपल हैप्पी लाइफ जी रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रानी एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है जो उसे कभी भी मां नहीं बनने देगी। दूसरी वजह यह है कि राजा अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर हमेशा परेशान रहता है। राजा पूरे क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाता है, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कोई भी उसके भीतर की रहस्यमय बीमारी का निदान नहीं कर पा रहा है। इसके बावजूद राजा अपनी रानी को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन वह कुछ सर्कस कलाकारों को महल में आमंत्रित करता है। अचानक रानी ने नोटिस किया कि सर्कस के कलाकारों में से एक महिला गर्भवती है। नतीजतन वह ईर्ष्यालु हो जाती है और अपने कक्ष में प्रवेश करने के बाद चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वह उसके कमरे में जाता है और उसकी समस्या को हल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाता है। देर रात एक अजीब नेक्रोमैंसर महल में आता है, यह दावा करते हुए कि वह रानी की गर्भावस्था की समस्या को हल कर सकता है। यह सुनकर राजा उसे याद दिलाता है कि अतीत में कई लोगों ने कोशिश की है और असफल रहे हैं। हालांकि नेक्रोमैंसर इस बात पर अड़ा है कि रानी एक बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजा अपनी रानी के लिए कितनी दूर जाने को तैयार है। राजा आखिरी हद तक जवाब देता है। नेक्रोमैंसर ने खुलासा किया कि उसके पास वर्षों का अनुभव है और वह प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके अलावा वह कहता है कि प्रकृति को हमेशा संतुलन में रहना चाहिए और यदि राजा जीवन चाहता है तो उसे एक जीवन की बलि भी देनी चाहिए। उसके अजीबोगरीब दावों के बावजूद राजा और रानी उसे अपना पूरा समर्थन देते हैं। इसके बाद नेक्रोमैंसर प्रक्रिया का वर्णन करना शुरू करता है। राजा को एक समुद्री राक्षस को पकड़ना होगा जिसके दिल का इस्तेमाल रानी की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाएगा। फिर एक शुद्ध और अविवाहित महिला इसे तैयार करेगी जिसे रानी खा लेगी। इस तरह नेक्रोमैंसर ने आश्वासन दिया कि रानी गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर राजा तुरंत समुद्री राक्षस का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और तैयारी शुरू कर देता है। अगले दिन राजा अपने मिशन पर निकल पड़ा। वह जीव को नदियों में से एक में पाता है। जब राक्षस सो रहा होता है तो राजा उस पर हमला करने के लिए समुद्र में चला जाता है। वह अंततः जानवर को मारने में सफल होता है, लेकिन संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जल्द ही वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह जीव के दिल को हटा देता है। फिर रानी कपड़े से दिल को ढकते हुए महल में लौट आती है। बाद में महल में एक नौकरानी अविवाहित और शुद्ध पाई जाती है। अब उसे दिल तैयार करने का काम सौंपा गया है। खाना बनाते समय उसे अजीब सी अनुभूति होती है और वह अचानक गर्भवती हो जाती है। जल्द ही रानी दिल को खा जाती है और अंत में वह गर्भवती हो जाती है। अगले दृश्य में दासी और रानी एक ही समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। लड़के एक ही उम्र के लग रहे हैं। रानी के बेटे का नाम एलियास है, जबकि दासी के बेटे का नाम योना है। फिल्म फिर तेजी से 16 साल आगे बढ़ती है, जहां बच्चे हैं। रानी अपने बेटे एलियास के साथ एक सुखी जीवन जी रही है क्योंकि वह सोचती है कि उसे जीवन का दूसरा मौका दिया गया है। हालांकि दो बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए थे और जुड़वा बच्चों की तरह दिखते हैं, वे विशिष्ट बच्चे नहीं हैं, क्योंकि समुद्री राक्षस को उनके बालों के सफेद स्वर द्वारा दर्शाया जाता है। उनकी गहरी दोस्ती है और वे एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दूसरी ओर रानी उनकी मित्रता का तिरस्कार करती है। वह अपने बेटे को बताती है कि एक राजकुमार के रूप में उसे नौकरानी के बेटे योना से दोस्ती करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद इलियास अपनी मां की उपेक्षा करता है और योना से मिलना जारी रखता है। बाद में हमें यह भी पता चलता है कि बच्चे पानी के अंदर अनोखे तरीके से सांस लेने की क्षमता रखते हैं। अगले दृश्य में रानी अपनी दासी को धमकी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को एलियास से मिलने से नहीं रोका तो उसे और उसके बच्चे को राज्य से निकाल दिया जाएगा। वे एक दिन सीमा पार करते हैं जब योना एलियास के कपड़े पहनता है और रानी के पास जाता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह योना को राज्य से निर्वासित करना चुनती है। इलियास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है। योना तब अपने चाकू से एक पेड़ को काट देता है और वहां से पानी बहने लगता है। वह एलियास से कहता है कि जब तक पानी साफ है उसे पता होना चाहिए कि वह जीवित है, और जैसे ही यह लाल हो जाए उसे समझना चाहिए कि योना का जीवन खतरे में है। इतना कहने के बाद वह चला जाता है। एक दिन पानी का रंग लाल हो जाता है और उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। योना को खोजने के लिए वह अपनी मां को बताए बिना राज्य छोड़ देता है। एक लंबी खोज के बाद इलियास आखिरकार योना के घर पहुंच गया। उसे पता चलता है कि योना ने एक युवती से शादी कर ली है। वहां के लोग उसे योना के रूप में पहचानते हैं क्योंकि वे एक ही चेहरे की विशेषताओं को साझा करते हैं। तब उसे पता चलता है कि योना 5 दिन पहले जंगल गया था और तब से वापस नहीं लौटा है। इलियास तब योना की तलाश में निकल जाता है, जबकि रानी उसके बारे में अधिक चिंतित हो जाती है। कोई विकल्प न होने पर वह फिर से नेक्रोमैंसर के पास जाती है, लेकिन वह एक ही बात पूछता है कि अगर वह चाहती है कि उसका बच्चा वापस आ जाए तो उसे जीवन बलिदान करना होगा।
रानी ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। कहीं और योना को एक गुफा के अंदर घायल देखा गया है। एक उड़ने वाला प्राणी तब हमला करता है और उसे मारने का प्रयास करता है। उसकी चीख सुनने के बाद एलियास योना का पता लगाता है और अपनी तलवार से प्राणी को समाप्त कर देता है। हालांकि एलियास इस बात से अनजान है कि जीव कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां है, लेकिन जिस पर सहमति बनी थी। जीवन के लिए जीवन पहले कथा के अंतिम दृश्य में इलियास राज्य के सिंहासन पर चढ़ता है और कहानी समाप्त होती है। इसके बाद हमें दूसरा आख्यान दिखाया गया है। राजा और दो बुजुर्ग महिलाएं ईएमए और डोरा इस कथा का केंद्र बिंदु है। राजा एक अत्यंत कामुक व्यक्ति है जो लगातार महिलाओं से घिरा रहता है। वह हर समय अत्यधिक शराब पीता है और अभी तक अपनी रानी का पता नहीं लगा पाया है। कहा जा रहा है कि उसके पास किसी से भी शादी करने का प्रभाव और भाग्य है। बाद में हमारा परिचय महल के पास रहने वाली दो बुजुर्ग बहनों से हुआ। इनमें से एक का नाम है डोरा नाम दिया और दूसरा ईएमए है। डोरा एक चतुर और स्वार्थी महिला है, जबकि ईएमए सीधा है। वे मुश्किल से अपना घर छोड़ते हैं और अविवाहित भी है। यह निश्चित है कि वे वहीं अकेले मरेंगे। फिर भी उनकी आवाजें अविश्वसनीय रूप से सुखद और युवा लगती हैं। एक सुबह राजा डोरा को गाते हुए सुनता है और तुरंत उसकी आवाज पर मोहित हो जाता है। नतीजतन वह उससे जल्द मिलने का फैसला करता है। राजा अपने सिर में महिला की एक झलक पाने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचता है। वह सोचता है कि डोरा जवान और खूबसूरत है। जब वह दरवाजे पर दस्तक देता है तो बहनें घबराने लगती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर राजा को उनकी उपस्थिति के बारे में पता चलेगा तो वे नाराज हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद अंत में वे एक योजना बनाते हैं और डोरा राजा से एक सप्ताह के बाद वापस आने का अनुरोध करती है ताकि वह और अधिक सहज हो सके। अगले सीन में बहनें अपनी उंगलियों को जवां और खूबसूरत दिखाने के लिए काफी मेहनत करती है। डोरा अपनी उंगलियों को जड़ी बूटियों से ढक लेती है, लेकिन वे अभी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ ईएमए ने कई दिनों तक अपनी उंगली मुंह में डाली हुई थी और नतीजा यह हुआ कि आज यह काफी अच्छी और जवान नजर आ रही है। एक सप्ताह बीत गया और राजा के आने का दिन हो गया। जब राजा वहां पहुंचता है तो डोरा अपनी उंगली के बजाय ईएमए की उंगली दिखाती है। अब राजा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा है और उसे विश्वास है कि उसे अपने जीवन का प्यार मिल गया है। हालांकि बहनें अधिक चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि यदि राजा को उनकी सच्चाई का पता चलता है तो वह उन्हें समाप्त कर देगा। बहुत सोचने के बाद डोरा ने एक शर्त रखी कि वह राजा के साथ तभी सोएगी जब पूर्ण अंधकार हो, और राजा मान जाता है। अगले दृश्य में ईएमए डोरा के शरीर को गोंद से कसना शुरू कर देता है ताकि यह एक युवा लड़की के शरीर जैसा महसूस हो सके। आधी रात को मंदिर का एक गार्ड डोरा को लेने आता है। जबकि महल में अंधेरा है, राजा डोरा के साथ सोता है, लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि उसने एक बूढ़ी और बदसूरत महिला के साथ रात बिताई। क्रोधित होकर उसने अपने पहरेदारों को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश दिया। सौभाग्य से वह गिरने से बच गई। जंगल में डोरा जादू देखती है, क्योंकि एक चुड़ैल वहां आती है और उसे अपनी शक्तियों के साथ पाती है। डायन डोरा को लंबे बालों वाली एक खूबसूरत युवती में बदल देती है। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाता है और युवा डोरा से प्यार करता है। पहली नजर में वह उसे अपने महल में लाता है और उसे रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा नहीं जानती कि वह कैसे एक युवा लड़की में बदल गई, लेकिन उसे अपनी बहन ईएमए की याद है। वह अपनी शादी में ईएमए को आमंत्रित करती है, जो अभी भी अपनी नई उपस्थिति के बारे में अविश्वास में है। जब ईएमए पूछती है कि वह कैसे जवान हो गई, तो डोरा व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देती है कि उसने अपनी पुरानी त्वचा को छील दिया। हालांकि ईएमए इसे सच मानती है और एक हार के बदले में अपनी पुरानी त्वचा को छीलने के लिए एक लोहार के पास जाती है। लोहार ईएमए से अधिक मूर्ख प्रतीत होता है। वह उसे जंगल में ले जाता है, उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसकी सारी चमड़ी उतार देता है। अगले दृश्य में ईएमए एक नाजुक स्थिति में महल में लौटती है और वह जल्द ही कहीं और मर जाती है। डोरा को एक युवा लड़की में बदलने वाला जादू लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे जैसे उसकी त्वचा मुड़ने लगती है, वह बूढ़ी होने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वह बूढ़ी हो रही है, तो वह महल से भाग जाती है। कथा समाप्त होती है। दुख की बात है कि इसके बाद डोरा पूरी तरह से अपने पुराने रूप में बदल जाती है। हमें तीसरी कहानी दिखाई गई है, जो एक राजा के बारे में भी है। राजा एक अजीब स्वभाव का है, क्योंकि उसकी रानी का देहांत बहुत पहले हो गया था। उनकी वायलेट नाम की एक अविवाहित बेटी है, जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं किया। एक दिन राजा को अपने हाथ पर एक परजीवी कीट दिखाई देता है, जो उसका खून चूस रहा है। अजीब राजा इसे दूर भगाने के बजाय बस इसे खुद खाने देता है। बाद में वह परजीवी को एक कांच के डिब्बे में रखता है और उसे हर दिन अपना खून पीने देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, कीट बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी ओर वायलेट, जो एक खूबसूरत युवती बन गई है, हमेशा एक राजकुमार के सपने देखती है। हालांकि गैरजिम्मेदार राजा उसकी कम परवाह कर सकता था, क्योंकि वह हमेशा अपने परजीवी पालतू जानवर के साथ व्यस्त रहता है। दुर्भाग्य से एक दिन परजीवी बीमार हो जाता है और मर जाता है।
यह राजा को तबाह कर देता है, इसलिए वह अपनी त्वचा को छील कर देता है और अपनी बेटी से कहता है कि उसके लिए पति खोजने का समय आ गया है। वह कहता है कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है और जो इसे जीतेगा वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर वायलेट खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी परेशान भी होती है क्योंकि वह अपने दम पर एक पति ढूंढना चाहती है। इसके बावजूद वह राजा के फैसले से सहमत है। शीघ्र ही प्रतियोगिता के बारे में घोषणाएं पूरे राज्य में की जाती है। राजा अपने महल में परजीवी की त्वचा प्रदर्शित करता है और घोषणा करता है कि जो कोई भी कीट के नाम का अनुमान लगाएगा वह जीत जाएगा। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि वह कीड़ा कभी इतना बड़ा और पुराना नहीं हुआ। तभी महल में एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस दिखाई देता है। वह भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और राजा हिचकिचाते हुए उसे अनुमति देता है। राक्षस तब त्वचा को सूंघता है और सही उत्तर का अनुमान लगाता है। यह सुनकर एक तबाह वायलेट छत पर भाग जाती है और खुद को समाप्त करने का प्रयास करती है। हालांकि राजा ने उसे यह कहकर शांत किया कि वह अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वायलेट अंत में सहमत हो गया। अगले दृश्य में राक्षस वायलेट को दूर पहाड़ों में ले जाता है, जहां वह कई दिनों तक रोती है। एक दिन जब वह शिकार के लिए बाहर जाता है तो वह पास के पहाड़ पर एक और महिला को देखती है। वह मदद के लिए भीख मांगती है और उसे पूरा परिदृश्य समझाती है। महिला भी उसके साथ सहानुभूति रखती है और मदद के लिए आने का वादा करती है। अगले दिन महिला अपने परिवार के साथ वायलेट को बचाने के लिए वहां पहुंचती है। जब वे पार कर रहे थे, राक्षस आ गया, लेकिन वे रस्सी को काटने में सफल रहे और वह गिर गया। कुछ समय बाद राक्षस परिवार को ढूंढता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। वह फिर वायलेट का एक गुफा में पीछा करता है और उसे गले लगाना शुरू कर देता है। वायलेट देखभाल करने का नाटक भी करती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान बंटता है वह उसे चाकू से खत्म कर देती है। अगले दृश्य में वायलेट राक्षस के कटे हुए सिर के साथ महल में लौटती है और उसे सबके बगल में रख देती है। वह फिर कहती है कि यह वह पति है जिसे आपने चुना है और रोने लगती है। राजा भी दृष्टि से तबाह हो जाता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। अंतिम दृश्य में वायलेट राज्य की रानी बन जाती है और फिल्म यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का पुनर्कथन करें तो भी एक टिप्पणी छोड़ें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना।